नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने संसाधनों के बारे में चर्चा की कि संसाधन किसे कहा जाता है और किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में आने के लिए क्या प्रमुख आधार है। इसके अलावा हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण हमने 4 प्रमुख आधारों के आधार पे किया था। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा उपयोग की निरंतरता के आधार पे, तीसरा उद्देश्य के आधार पे तथा चौथा स्वामित्व के आधार पे। तो संसाधनों के वर्गीकरण का हमारा पहला आधार है उत्पत्ति अथवा उत्पाद के आधार पर। उत्पत्ति अथवा उत्पाद के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है जैविक संसाधन तथा एक है अजैविक संसाधन। जब हम जैविक संसाधनों की बात करते हैं तो ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति अथवा निर्माण में जैविक घटकों का क्या होता है, योगदान होता है, अथवा जो जैविक घटकों से संबंधित होते हैं, ऐसे संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है। जैविक घटक से तात्पर्य है जिनमें प्राण हो अथवा जिनमें जान अथवा जीव हो। ठीक है, तो जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है। जब हम इनके उदाहरणों की बात करते हैं तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु, वनस्पति, चरागाह इत्यादि जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा। मानव, पशु, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि किसके अंतर्गत आती है? जैविक संसाधनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, जब हम जैविक संसाधनों की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो जैविक संसाधनों की सबसे प्रमुख विशेषता है इनकी प्रजनन क्षमता। ठीक है, जैविक संसाधन प्रजनन क्षमता के द्वारा क्या करते हैं? वंश में वृद्धि करते हैं, और वंश में वृद्धि करने से इनका क्या होता है? नवीनीकरण होता है, जिस कारण ये क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं। ठीक है, वंश वृद्धि के द्वारा इनका क्या होता जा रहा है? नवीनीकरण होता जा रहा है, जिसके कारण इनके समाप्त होने की संभावनाएं नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य है, मनुष्य अपनी प्रजनन क्षमता के द्वारा क्या कर रहा है? अपने वंश में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो पुराना मरता भी जाएगा तो भी उसके आगे की तरफ वंश में वृद्धि होती जाएगी, जिस कारण मनुष्य भी क्या होगा? असमाप्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी प्रजनन के द्वारा क्या करते हैं? अपने वंश में वृद्धि करते हैं, और इसके द्वारा उनका क्या होता जाता है? नवीनीकरण होता जाता है। तो ध्यान दीजिए कि सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता, ये शब्द ध्यान रखना है, ये केवल जैविक संसाधनों या जैविक घटकों की विशेषता होती है प्रजनन करना। ठीक है, तो सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जिससे उनका क्या होता है? नवीनीकरण होता है, जिस कारण वो क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैविक संसाधनों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, चल जैविक संसाधन तथा अचल जैविक संसाधन। चल जैविक संसाधन से तात्पर्य है ऐसे जैविक संसाधन जिनमें गतिशील होती है या वह गतिमान होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? चल जैविक संसाधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मनुष्य क्या है? गतिशील है, तो मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, पशु हो गए, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? चल जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें अचल जैविक संसाधनों की तो ऐसे जैविक संसाधन जिनमें गति नहीं होती है बल्कि वह एक स्थिर रहते हैं, एक ही स्थान पे स्थिर रहते हैं, ऐसे संसाधनों को अचल जैविक संसाधन कहा जाता है। अगर इनकी बात करें उदाहरण की तो वनस्पति अचल जैविक संसाधनों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो जैविक संसाधनों के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो पहली चीज, सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण हो गया मनुष्य, पशु, जीव जंतु तथा वनस्पति। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अपनी प्रजनन क्षमता के द्वारा ये क्या करते हैं? वंश में वृद्धि करते हैं, जिससे इनका क्या होता है? नवीनीकरण होता है, और नवीनीकरण होने से ये क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं। 2 उपवर्गों में विभाजित किया, चल जैविक संसाधन तथा अचल जैविक
संसाधन। अब हम बात करते हैं अजैविक संसाधनों की। तो ऐसे संसाधन जिनका निर्माण अथवा उत्पत्ति जड़ अथवा निर्जीव घटकों से संबंधित होती है, ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? अजैविक संसाधन कहा जाता है। दो शब्द ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से? जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधनों को क्या कहा जाता है? अजैविक संसाधन कहा जाता है। इनमें प्राण अथवा जीव अथवा ज्ञान क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो खनिज हो गए, मृदा, भूमि, जल, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी को अजैविक संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। अजैविक मतलब जिसमें जान या प्राण नहीं हो, ठीक है, निर्जीव हो, ठीक है। कौन कौन से आ गए? खनिज हो गया, मिट्टी, भूमि, जल, ये सब किस में आ जाते हैं? अजैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फिर अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता पाई जाती है, जबकि अजैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है, जिसके कारण इनका नवीनीकरण भी नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? समाप्य होते हैं। उपयोग में लेने के पश्चात या एक सीमा के पश्चात ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। एक बार उपयोग में लेने के पश्चात यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण की बात करें, अगर हम कोयले को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम को अगर हम गाड़ी में डाल के उपयोग में लेते हैं तो उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रजनन क्षमता के अभाव से इनमें क्या पाया जाता है? नवीनीकरण नहीं हो सकता है, और नवीनीकरण के अभाव के कारण ये क्या होते हैं? समाप्य होते हैं, ठीक है। और एक बार उपयोग में लेने के पश्चात इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उत्पत्ति अथवा उत्पाद के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण का दूसरा हमारा आधार है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर ऊर्जा संसाधन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य है ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि गैर ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य है ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा संसाधन की, ऐसे संसाधन जिनके उपयोग से ऊर्जा अथवा शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। सिंपल सी चीज है, ऐसे जो भी वस्तुएं या संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग करने पर हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा अथवा शक्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा, ये सभी से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। ऊर्जा संसाधनों को भी दो उप विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन तथा दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से तात्पर्य है ऐसे संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, ऐसे संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। परंपरागत मतलब काफी पहले से इनका उपयोग करने की परंपरा रही है, तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग काफी प्राचीन काल से किया जा रहा है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऐसे संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम तथा जल विद्युत को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पश्चात आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्ति अभी हाल ही के वर्षों में प्रारंभ हुई है अथवा तकनीकी के विकास के पश्चात ही उनसे ऊर्जा प्राप्त होना प्रारंभ किया गया है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी हाल ही के वर्षों में किया जाने लगा है,
गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इस श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनके उपयोग से ऊर्जा अथवा शक्ति प्राप्त होती है। कितने उपविभागों में विभाजित किया इनको? 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत मतलब प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है और गैर परंपरागत मतलब अभी हाल ही के वर्षों में उपयोग प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा उपविभाग है हमारा गैर ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है अथवा ऐसे संसाधन जिनके उपयोग से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ऐसे संसाधनों को गैर ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों का उपयोग करने से ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जस्ता सभी प्रकार के खनिज किसमें आ जाते हैं? गैर ऊर्जा संसाधनों में आ जाते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा संसाधन तथा गैर ऊर्जा संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण का तीसरा हमारा आधार है उपयोग की सततता के आधार पर। सततता से आशय है उपयोग की निरंतरता। ठीक है, तो उपयोग की निरंतरता अथवा उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नव्यकरणीय अथवा असमाप्य संसाधन तथा दूसरा है अनव्यकरणीय अथवा समाप्य संसाधन। नव्यकरणीय अथवा असमाप्य संसाधन से तात्पर्य है ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग लेने के पश्चात उनका दोबारा उपयोग लिया जा सकता है अथवा जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है नव्यकरणीय संसाधन। तो देखिए, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग लेने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, एक बार उपयोग लेने के पश्चात मानव अथवा प्रकृति के द्वारा पुनर्स्थापन का आशय है पुनर्स्थापित करना। ठीक है, पुनर्स्थापन अथवा नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें असीमित संसाधन कहा जाता है। वापस ध्यान दीजिए, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग, कोई भी संसाधन है उसका हमने एक बार उपयोग कर लिया, उसके पश्चात मानव अथवा प्रकृति के द्वारा उसका क्या किया जा सकता है? पुनर्स्थापन किया जा सकता है। इस कारण उनको असीमित संसाधन कहा जाता है। असीमित से यहाँ आशय है कि कोई सीमा नहीं है, हम उनका चाहे जितना उपयोग कर सकते हैं, वो समाप्त नहीं होंगे। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकृति अथवा मनुष्य के द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है? पुनर्स्थापन कर दिया जाता है। इस कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नव्यकरणीय अथवा असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। जब हम नव्यकरणीय अथवा असमाप्य संसाधनों के उदाहरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है मनुष्य, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। देखिए, मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? अपनी प्रजनन क्षमता के द्वारा अपने वंश अथवा संतति का क्या करता है? विस्तार करता रहता है। तो मनुष्य मरता रहता है लेकिन उसकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहती है। या फिर हम बात करें वन संसाधन की, तो वन संसाधन पेड़ों को हम काट कर उनकी लकड़ी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, लेकिन उनके स्थान पे दूसरे वृक्षों को हम उगा देते हैं। पशु, पक्षी, जीव जंतु भी क्या करते हैं? अपनी वंश वृद्धि करते हैं। तो इसके द्वारा उनका क्या होता जाता है? नवीनीकरण होता जाता है। पुराने मर जाते हैं और नए वंश वृद्धि के द्वारा आते जाते हैं। ठीक है,
जल शक्ति हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सूर्य से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है वह कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो जल है, जल का क्या करता है, जो हम उपयोग में लेते हैं वर्षा के द्वारा या प्रकृति के द्वारा उसका पुनर्स्थापन कर दिया जा सकता है। या फिर एक नदी के ऊपर यदि जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है तो उस पानी से यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन करी, इसी जल से आगे भी जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, असमाप्य अथवा नव्यकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इन संसाधनों का क्या करते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद प्रकृति अथवा मनुष्य के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनका पुनर्स्थापन कर दिया जाता है, जिसके कारण किसकी श्रेणी में आते हैं, 3 शब्द ध्यान दीजिएगा, इन्हें असीमित संसाधन भी कहा जाता है अथवा इन्हें नव्यकरणीय अथवा असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है कि नव्यकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी लिखी है या नव्यकरणीय संसाधनों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 उदाहरणों को लिखिए। ठीक है, तो नव्यकरणीय संसाधनों के बारे में हम इस प्रकार से लिखकर उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। अब बात करते हैं अनव्यकरणीय संसाधनों अथवा समाप्य संसाधनों की। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात प्रकृति के द्वारा अथवा मनुष्य के द्वारा उनका पुनर्स्थापन नहीं होता है। ठीक है, या फिर एक बार उपयोग में लेने के पश्चात हम उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, सीमित संसाधन भी कहा जाता है। प्रकृति में इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। क्यों, क्योंकि एक बार हम इनको क्या ले रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं और इनका पुनर्स्थापन वापस नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, सीमित संसाधन भी कहा जाता है। इनका लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण यह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें समाप्य अथवा अनव्यकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। लगातार इनका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है और पुनर्स्थापन भी नहीं किया जा रहा है, तो एक समय सीमा के पश्चात ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इनके भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस कारण इन्हें समाप्य अथवा अनव्यकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो लोहा, कोयला तथा पेट्रोलियम। देखिए, प्रकृति से हमें खनिजों के रूप में मिलता है कोयला, पेट्रोलियम तथा लोहा इत्यादि। इन सब की सीमित मात्रा है। ठीक है, प्रकृति में इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। अब कोयले को एक बार जलाकर उपयोग में लेने के पश्चात हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। पेट्रोलियम को अगर हम गाड़ी में डालते हैं तो उसके पश्चात जब वो जल जाएगी और गाड़ी चल जाएगी तो उसको दोबारा उपयोग में लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, और प्रकृति में हम इनका पुनर्स्थापन भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोयले तथा पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के पश्चात हुआ है। ठीक है, हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के दबने, सड़ने, गलने से कोयले तथा पेट्रोलियम की निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार उपयोग लेने के पश्चात इनका दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता है और इनका पुनर्स्थापन भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण इनके भंडार क्या हो जाएंगे, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इस कारण इन्हें समाप्य अथवा अनव्यकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। तो जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है अथवा जिनका पुनर्स्थापन किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है क्या, नव्यकरणीय संसाधन। और जिनका पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है समाप्य अथवा अनव्यकरणीय संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण का चौथा और अंतिम आधार है स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन से तात्पर्य है ऐसे संसाधन जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार अथवा
किसी संस्था का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण की अगर हम बात करें व्यक्तिगत संसाधनों के, तो इसके अंतर्गत आ जाता है मकान, जमीन, नकदी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन से क्या पढ़ा हमने कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था का अधिकार रहता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो मकान, जमीन, नकदी तथा स्वर्ण आभूषण। इसके बाद दूसरा इसका उपविभाग है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके ऊपर किसी राष्ट्र अथवा देश का अधिकार होता है, उन संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। किसका अधिकार? जिन संसाधनों के ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो जनसंख्या, खनिज, वन, जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति तथा तकनीकी ज्ञान, इन सभी संसाधनों के ऊपर उस राष्ट्र का अधिकार होता है, इस कारण इनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और इसका तीसरा उपविभाग है अंतरराष्ट्रीय अथवा वैश्विक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके ऊपर सभी देशों का अधिकार रहता है, ऐसे संसाधनों को वैश्विक अथवा अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त भौतिक व जैविक संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग मानव की समृद्धि, उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों अथवा वैश्विक संसाधनों की बात करें तो क्या लिखेंगे हम? जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार रहता है तथा जो मानव की समृद्धि, उन्नति तथा कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो समस्त जीवमंडल के भौतिक व जैविक संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये हमारा संसाधनों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसमें हमने संसाधनों को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया: उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन। फिर जैविक संसाधनों को भी हमने 2 उप विभागों में विभाजित किया: चल जैविक संसाधन और अचल जैविक संसाधन। उपयोग की निरंतरता के आधार पर हमने संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया: नव्यकरणीय संसाधन तथा अनव्यकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा उद्देश्य के आधार पर भी हमने संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया: ऊर्जा संसाधन तथा गैर ऊर्जा संसाधन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम उपयोग करते हुए संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।